जय हिंद एवरीवन। RJSW 18/550639 आई कैडेट भारती शर्मा फ्रॉम SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल लिविंग एंड व्यू। सतत विकास का जो वर्तमान कॉन्सेप्ट है उसकी जड़ें हमें 17वीं और 18वीं शताब्दी यूरोप में मिलती है। इंग्लैंड में 17वीं 18वीं शताब्दी में कंस्ट्रक्शन वर्क में भारी मात्रा में इमारती लकड़ियों को काटा जा रहा था और तब वहाँ यह महसूस किया गया कि अगर इसी दर से टिम्बर रिसोर्स का दोहन जारी रहे तो भविष्य में इमारती लकड़ियाँ बचेंगी ही नहीं। इसीलिए अगर हम इमारती लकड़ियाँ भविष्य में भी चाहिए तो हर एक लैंड ओनर को नेशनल ड्यूटी के नाम पर पेड़ लगाना होगा। इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का विनाशकारी हद तक दोहन भी तुरंत रोकना होगा। यहीं से सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत हुई। धीरे धीरे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का आइडिया सिल्वीकल्चर या जिसे हम जंगल विज्ञान या वनिकी कहते हैं उसमें अपनाया जाने लगा। 20वीं सदी में 1960 के दशक के आसपास जब यूरोप और अमेरिका में इन्वायरमेंटल मूवमेंट जोर पकड़ रहा था तब इस और कुछ अर्थशास्त्रियों का ध्यान गया और उनके बीच में आर्थिक विकास की वजह से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव और तेजी से खत्म हो रहे नेचुरल रिसोर्स पर बहस शुरू हुई। इसी दरमियान कैथरीन ई बेल्डिंग जो कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने 1966 में द इकोनॉमिक्स ऑफ द कमिंग स्पेसिक अर्थ नाम से एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि आर्थिक प्रणाली या इकोनॉमिक सिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम की लिमिट के अंदर होना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि नेशनल रिसोर्स सीमित हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे। 1968 में क्लब ऑफ रोम नाम के नॉन प्रॉफिटेबल NGO का गठन हुआ जिसने यूनाइटेड नेशन से जुड़े कई ब्यूरोक्रेट्स, पूरी दुनिया के कई हाई लेवल पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट्स ऑफिसियर्स, डिप्लोमेट्स, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और कई बड़े बिजनेसमैन इसके सदस्य बने। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक रिपोर्ट पब्लिश की द लिमिट्स टू ग्रोथ नाम से। इस रिपोर्ट में कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि और पृथ्वी के सीमित संसाधनों के बीच संबंध दिखलाने का प्रयास किया गया। रिपोर्ट में यह बतलाया गया कि अगर इसी वर्तमान दर से पृथ्वी को सीमित संसाधनों का दोहन जारी रहे तो सन 2072 तक नेशनल रिसोर्स की भारी कमी हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन दोनों घटने लगेगी और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसके बाद 1980 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जो कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के से जुड़ी है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसने वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें पहली बार किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की अवधारणा को इंट्रोड्यूस किया। IUCN के इस प्रोग्राम के बाद में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट कर लिया। 1987 में यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड कमिश्नर ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट विभाग द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसे बर्ड लाइन रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास का वह कॉन्सेप्ट है जिसके तहत भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ बिना समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसका मतलब यह है कि आज हम जिन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इस्तेमाल हम इस तरह से करें कि आज की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह संसाधन बचाए जा सके।
और भावी पीढ़ी को अपनी ज़रूरतों के साथ कोई समझौता न करना पड़े। दोस्तों, तब से लेकर अब तक यानी 1987 से लेकर अब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा में कई नई चीज़ों को जोड़ा जा चुका है और अब यह केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके बेहतर उपयोगिता तक ही सीमित न रह गया है। अब इसमें सामाजिक, आर्थिक और समावेशी यानी सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी शामिल किया जाता है। UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिड्यूसी के अनुसार सस्टेनेबल के 3 आयाम हैं: इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोशल कम्युनिटी। बिना इन तीनों के सम्मिलित विकास के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कल्पना नहीं की जा सकती है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम केवल सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यह इन्वायरमेंट और सोशल कम्युनिटी के किनारे रखकर हासिल नहीं किया जा सकता। अगर भारत में सतत आर्थिक विकास चाहिए यानी हाई GDP ग्रोथ, बेटर अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी, इक्वालिटी, हाइपर कैपिटा इनकम और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि चाहिए, तो पहले देश में बेटर सोशल कंडीशन डेवलप करना होगा, जैसे न्याय, सुरक्षा, सामाजिक और लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, सामाजिक बंधुत्व और भरोसा। इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा और यहाँ बेहतर सामाजिक स्थिति बिना बेहतर पर्यावरण के हासिल नहीं किया जा सकता। साफ है कि सतत विकास के ये तीनों आयाम एक दूसरे में बंधे हुए हैं। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित करते हुए समावेशी या इंक्लूसिव शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका यही मतलब होता है, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट सब एक साथ। दोस्तों, मेरे ख्याल से अब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसका क्या मतलब है उसे अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब हम यूनाइटेड नेशन द्वारा तैयार किए गए उन 17 लक्ष्यों पर भी नज़र डाल लें जो यूनाइटेड नेशन ने सभी 193 सदस्यों को लक्ष्य बनाकर गोल के रूप में उसे दी गई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में सतत विकास से जुड़े 17 लक्ष्य तैयार किए थे, जिसे सभी सदस्य देशों को 2030 तक पूरा करना है और इसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या एजेंडा 2030 को इम्प्लीमेंट करने का काम नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। भारत में हरियाणा पहला राज्य है जिसने मार्च 2018 में अपने एनुअल बजट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को स्थान दिया है। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत जिन 17 लक्ष्यों को तय किया है उनमें पहला लक्ष्य है गरीबी खत्म करना। इसी में दूसरा लक्ष्य है जीरो हंगर यानी सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। इसी में तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर पीपल यानी सभी लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना। चौथा लक्ष्य है क्वालिटी इक्वेशन एजुकेशन यानी सभी के लिए समावेशी और एक सामान्य स्तर की शिक्षा व अवसर सुनिश्चित करना। पांचवा लक्ष्य है जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता, नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। सातवां लक्ष्य है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी सभी के लिए सुनिश्चित करना कि उन्हें साफ पानी और स्वच्छ माहौल मिल सके। सातवां लक्ष्य अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यानी सस्ती, भरोसेमंद और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध करवाना। आठवां लक्ष्य है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी सभी के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। नौवां लक्ष्य है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक ऐसा लचीला बुनियादी ढांचा तैयार करना जहां समावेशी विकास,
सतत औद्योगिकरण और इनोवेशन या नव परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके। 10वां लक्ष्य है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, यानी यह सुनिश्चित करना कि दो देशों के बीच आर्थिक लेन देन में कम से कम बाधा उत्पन्न हो और कर मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिले। 11वां लक्ष्य है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी ऐसे शहर और समुदाय का निर्माण करना जहां सुरक्षा, बंधुत्व और विचारों में सहनशीलता मौजूद हो। 12वां लक्ष्य है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की ऐसी तकनीक का प्रयोग करना जिससे औद्योगिक कचरा कम निकले, जिसमें रिसाइकल किया जा सके। इसके साथ साथ उन वस्तुओं के उपभोग को बढ़ावा दिया जाना जो एनवायरनमेंट फैमिली है और नेचुरल है। 13वां लक्ष्य है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए प्रदूषण मुक्त रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीकरणीय ऊर्जा को इस्तेमाल को बढ़ावा देना। 14वां लक्ष्य है लाइफ बिलो वाटर, यानी यह सुनिश्चित करना कि नदी, झील, समुद्र, तालाब इत्यादि की इकोलॉजी और मरीन लाइफ और जलीय संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। 15वां लक्ष्य है लाइफ ऑन लैंड, यानी भूमि पर पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, जंगल इत्यादि का संरक्षण और जैव विविधता के विनाश और मरुस्थलों के फैलाव को कम करना। 16वां लक्ष्य है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी न्यायिक और वैधानिक संस्थाओं में भरोसा सुनिश्चित करना। और यूनाइटेड नेशन का 17वां लक्ष्य है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ आपसी संबंध सतत विकास के लक्ष्य के पूरा करने के लिए बेहतर हो सके, इसे सुनिश्चित करना। दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये 17 लक्ष्य हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा तैयार की गई। हालांकि इन सभी 17 लक्ष्यों को आप याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो में उन सभी लक्ष्यों को इस बारे में सिर्फ इसीलिए बताया है जिससे कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू स्टेब्लिश हो सके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ना समझें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सोसाइटी सभी का डेवलपमेंट से है। यह डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन के उन 17 लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। अब हम भारत के संदर्भ में निष्कर्ष की बात करते हैं। दरअसल भारत एक विशाल देश है, साथ ही यह विविधताओं से भी भरा है। लिहाजा इसकी विशालता और विविधता नीतियों के क्रियान्वयन में कभी कभी रुकावट बन जाती है। दूसरी तरफ आज़ादी के 70 साल बाद भी गरीबी सन 1960 के फॉर्मूले से तय की जा रही है। ऐसे में एजेंडा 2030 के लक्ष्यों को हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो। सच तो यह है कि भारत को सतत विकास के लक्ष्यों को तय वक्त में हासिल करना है, तो इस तरह की नीति बनानी पड़ेगी जो सभी क्षेत्रों में क्रियान्वयन नीतियों में सामंजस्य स्थापित करती हो। साथ ही प्रशासनिक व छोटे स्तर पर इन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सामंजस्य तथा भागीदारी पर ध्यान देना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूयॉर्क में जुलाई 2017 में आयोजित हुए उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर सक्रियता दिखाना बताता है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कितना गंभीर है। इसके लिए पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय, राजकीय एवं स्थानीय तीनों स्तरों पर प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा और अधिक प्रयास किया जाना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।